ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आईएईए की एक रिपोर्ट ने इसराइल और अमेरिका को मुसीबत में डाल दिया है। इस एक रिपोर्ट से ट्रंप प्रशासन से लेकर नेतन्याहू तक हैरान है और उन्हें अब आभास हो चुका है कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान उस स्थान तक पहुंच गया है जहां से उसे रोकना बेहद खतरनाक होगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान के पास अब इतना संवर्धित यूरेनियम मौजूद हो चुका है जिससे वो 9 परमाणु बम बना सकता है। रूस ने जहां ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु अधिकारों का समर्थन किया है, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देश खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इस बीच बातचीत रुक गई है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या दुनिया एक और परमाणु संकट की ओर बढ़ रही है? आईएईए की ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडारण कर लिया। अगर इसे और प्रोसेस किया जाए तो इससे 9 परमाणु हथियार तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। ईरान के बढ़ते यूरेनियम संवर्धन को लेकर जहां अमेरिका और उसके सहयोगी देश अलर्ट मोड में हैं, वहीं रूस ने पूरी मजबूती से ईरान का समर्थन कर दिया है। क्रेमलिन ने आईएईए की रिपोर्ट के बाद भी साफ किया कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का अधिकार है और उसे न केवल धमकाया नहीं जाना चाहिए बल्कि बातचीत के रास्ते पर लाना चाहिए। ऐसे में रूस का यह स्टैंड क्या वाकई मध्यस्थता की कोशिश समझी जाए या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नई चाल? रूस ने अमेरिका की चिंताओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ईरान का इरादा परमाणु बम बनाने का नहीं। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दो टूक कहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। रूस यह स्पष्ट करना चाहता है कि ईरान के पास अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत परमाणु ऊर्जा के विकास का अधिकार है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों की आशंकाएं राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। हमें कोई संकेत नहीं मिला है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करना चाहता है। हमें इस मुद्दे को बिना उकसावे की बातचीत और कूटनीति से हल करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ट्रंप का दो टूक संदेश, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। साल 2015 में हुए परमाणु समझौते JCPOA से अमेरिका 2018 में ट्रंप के नेतृत्व में बाहर निकल गया था। इसके बाद से रिश्ते लगातार बिगड़े हैं। ट्रंप प्रशासन की कोशिशें भी अब तक नाकाम रही है। रूस अब इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह मध्यस्थता नहीं बल्कि एक रणनीतिक दांव है ताकि अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ाया जा सके। आईएईए विशेषज्ञों का कहना है कि 60% संवर्धन एक टेक्निकल सीमा है। अगर ईरान चाहे तो हफ्तों में हथियार स्तर यूरेनियम बना सकता है। दुनिया के सामने सवाल अब यही है, क्या ईरान को बातचीत की मेज पर लाया जा सकेगा या फिर बढ़ती अविश्वास की दीवार एक और युद्ध की नींव रखेगी? उम्मीद कूटनीति की है, लेकिन समय बेहद कम दिखाई दे रहा है। यूक्रेन ने रूस पर जिस तरीके से ड्रोन अटैक किया और जिस तरह से रूस के 40 से ज्यादा फाइटर प्लेन को बर्बाद कर दिया, उसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि रूस के शक्तिशाली S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली इस हमले को रोकने में नाकाम रही है, जिसके बाद S-400 पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बड़े और ताकतवर देश रूस को यूक्रेन ने झटका दिया है, उससे तो साफ हो गया है कि किसी भी देश और उसकी जंग लड़ने की प्रणाली को कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि अब जंग करने के तरीकों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और अब हाल ही में इजराइल ने एक ऐसा कारनामा दिखाया है जो अभी तक अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियां भी नहीं कर पाई हैं। गाजा के साथ जंग के दौरान इजराइल ने लेजर हथियार का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया है। ऐसा करने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश भी बन गया है। बताया जा रहा है कि लेजर की मदद से दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने वाला डिफेंस सिस्टम इजराइल में मौजूद रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के जरिए बनाया गया है। हैरान कर देने वाले इस सिस्टम में एक तेज रोशनी की किरण दुश्मन के ड्रोन पर फोकस की जाती है। कुछ ही सेकंड में वो ड्रोन तबाह हो जाता है। अब हर किसी के जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर उस रोशनी में ऐसा क्या होता है कि ड्रोन गिर जाता है।
तो आपको बता दें, उस लेजर वाली रोशनी में हीट होती है जो ड्रोन को जलाकर गिरा देती है। वहीं लेजर सिस्टम बनाने वाली कंपनी ने बताया कि इस जंग के दौरान एयरफोर्स के जवानों ने इस लेजर सिस्टम को मैदान में आजमाया और बहुत अच्छे नतीजे मिले, जिससे कई लोगों की जान बची और देश की संपत्ति सुरक्षित रही। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के ब्रिगेडियर जनरल यहूदा एल मकाइस का कहना है कि यह पहली बार है जब इतनी ताकतवर लेजर किरण को असली जंग में इस्तेमाल किया गया और सफलता मिली। इस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे लेजर किरण दुश्मन ड्रोन के पंख को जलाकर उसे नीचे गिरा देती है। इस तकनीक ने कम से कम 3 ड्रोन को मार गिराया है। इस ड्रोन की बनावट ऐसी थी जैसे ड्रोन इजराइल पर हमास, हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से भेजे जाते हैं। इनका आकार क्रॉस की तरह होता है और पीछे वी शेप वाला टेल होता है। वहीं इजरायली सेना अब इस सिस्टम को अपने बड़े लेजर सिस्टम नेटवर्क आयरन बीम के साथ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तकनीक दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे महंगे मिसाइल इंटरसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूस पर यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन अटैक के बाद इजराइल ने जिस तरीके से अपने इस सिस्टम को दुनिया के सामने पेश किया, उससे तो साफ हो गया है कि इजराइल ने इस मामले में भी पूरी दुनिया को पीछे कर दिया है। यमन के हूती विद्रोही इसराइल के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। लाल सागर में हमले हो या सीधे इसराइल की धरती पर, यमन के हूती लड़ाकों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में इसराइल पर बमबारी न रोकने की कसम खाई है। इसी बीच अंसारुल्लाह ने इसराइल में निवेश करने वाली हथियार कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द ही अपना सामान वहां से बांध लें, नहीं तो वे उन पर हमला कर देंगे। यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष मेहदी अल मशात ने कहा कि वे जल्द से जल्द वहां से चले जाएं, क्योंकि माहौल बेहद खतरनाक होता जा रहा है। मशात ने इस बात पर जोर दिया कि चेतावनी के बावजूद इसराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में अपना काम जारी रखने का विकल्प चुनने वाली किसी भी कंपनी को निर्णय की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और बाद में होने वाले नुकसान को उन्हें स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि हम अगले कुछ दिनों में एक बड़ा कदम उठाएंगे और इसराइल में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को गंभीर और जबरदस्त जोखिम का सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि यमन के हूती लड़ाकों की ये धमकी खास तौर पर हथियार कंपनियों के लिए है। मशात ने इस बात पर जोर दिया कि यमनी चेतावनी को नजरअंदाज करना एक ऐसी नाजुक स्थिति पर दांव लगाने के समान है जिसके अप्रिय परिणाम हो सकते हैं। मेहदी अल मशात ने इस दौरान नेतन्याहू प्रशासन पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आपराधिक प्रशासन निवेशकों के हितों की परवाह नहीं करता और वे अपने खुद के एजेंडे को पूरा करने के लिए उनकी सुरक्षा पर दांव लगा रहा है। एक शासन जिसे अपने स्वयं के बंधकों के भाग्य की कोई चिंता नहीं है, वो ना तो विदेशी कंपनियों और ना ही निवेशकों की रक्षा करेगा। आपको बता दें कि जब से इसराइल ने गजा में हमले शुरू किए हैं, तब से यमन के अंसारुल्लाह इसराइल और इसराइल के समर्थकों के प्रति लामबंद हुए हैं। उन्होंने लाल सागर में इसराइली मालवाहक जहाजों को खासा नुकसान पहुंचाया है और वे इसराइल पर हवाई हमले भी कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने मशहूर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी थी, जिसमें कि कई लोग घायल हुए थे। यमनी सशस्त्र बलों ने घोषणा की कि वे तब तक अपने हमले नहीं रोकेंगे जब तक कि इसराइल गजा में अपने जमीनी और हवाई हमले बंद नहीं कर देता। अक्टूबर 2023 से इसराइल ने गजा में ताबड़तोड़ हवाई और जमीनी हमले किए हैं। गजा में दसियों हजार फिलिस्तीनी ऐतिहासिक गति से मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर निहत्थे नागरिक थे और गजा की ज्यादातर आबादी विस्थापित हो गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक अमेरिकी संघीय अदालत और साथ ही दर्जनों संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों और कानूनी विद्वानों के एक प्रारंभिक फैसले के अनुसार ये हमले नरसंहार के बराबर हो सकते हैं। गजा में इसराइल के हमलों के साथ साथ कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइली हिंसा में वृद्धि, लेबनान में इसराइली सेना और आतंकवादी समूहों के बीच झड़पें और सीरिया में इसराइली हवाई हमले हुए हैं। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय इसराइल तनाव और दहशत का पर्याय बन चुका है।